हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना पहला एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जो एक ही हिस्टोरिकल ओमेगावर्स एफएफ है। आई होप आपको पसंद आए। ये एफएफ ऐसा है जिसमें आपको एक ऐसा वांगजी देखने को मिलेगा जो नफ़रत करने पे आए तो वो इंसानियत तक भी भूल जाता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आए। इसमें थोड़ी टॉक्सिकनेस भी है लेकिन ये बहुत प्यारी और रोमांटिक स्टोरी। आई होप आपको पसंद आए। तो देर ना करते हुए आइए इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं, माई रूथलेस हस्बैंड। इस एफएफ में चैंग का एक सीक्रेट होता है जिसकी वजह से विंग को बहुत सफ़र करना पड़ता है और चैंग को कुछ समय एक अल्फ़ा होने के बावजूद भी उसे ओमेगा बन के रहना पड़ता है। तो जाने के लिए देखिए मेरा न्यू एफएफ। इसमें आपको श्राप वगैरह के बारे में भी दिखाया जाएगा। जैसे कि हमें एक तालाब का दृश्य दिखाया जा रहा था जिसमें कि दो व्यक्ति कमल के बीज इकट्ठा कर रहे थे। दोनों में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे पानी फेंकता है, जिस पर जो दूसरा व्यक्ति था वो उसे मना करता है और कहता है, चैंग ऐसा मत करो, माँ देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। हम दोनों यहाँ पर बीज इकट्ठा करने आए हैं और ये तुम क्या कर रहे हो, माँ बहुत गुस्सा करेगी। जिससे हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति पानी फेंक रहा है उसका नाम जियांग चैन है और जिस पे फेंक रहा है वो विंग है। चैंग जो वी की कोई भी बात नहीं सुनता और वी के मना करने पर भी बार बार उसके ऊपर पानी फेंकता है, जिससे परेशान होकर वी भी अब चैंग की ओर पानी फेंक रहा होता है और वो दोनों आपस में पानी में खेल रहे होते हैं। वो दोनों खेल ही रहे थे कि वहाँ पे उन्हें एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है, विंग, जिसे सुनकर विंग डर जाता है और सामने की ओर देखता है। ये आवाज़ मैडम यू की थी। मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दोनों के दोनों अभी तालाब से बाहर आओ और महल में चलो। मैडम यू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं। विंग और चैंग दोनों ही मैडम यू की बात सुनते हैं और तालाब से निकलकर महल की ओर जा रहे होते हैं। विंग जब महल की ओर जा रहा होता है तो मैडम यू वी को देखकर कहती हैं, किसी काम का नहीं है, और वो भी महल की ओर चली जाती हैं। अब हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिस पे मैडम यू जो अपने थ्रोन पे बैठी हुई थी, विंग और चैंग जो दोनों ही उनके सामने सर झुकाए खड़े हुए थे। मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। विंग अपनी गर्दन जो अभी तक उसने झुका रही थी वो ऊपर करके कहता है, माँ मैं बीज ही इकट्ठा कर रहा था। मैडम यू जब विंग की आवाज़ सुनती हैं तो वो कहती हैं, तुम बीज इकट्ठा कर रहे थे या पानी में क्या कर रहे थे। तुमको मैं जिस काम के लिए भी कहती हूँ तुम हमेशा उसका उल्टा करते हो, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो। तुम मेरी बात को कभी नहीं सुनते, तुम मेरी बात कब समझोगे। मैडम यू जो विंग की एक भी बात नहीं सुनती हैं और विंग को डांटने लग जाती हैं। चैंग जब ये सब देखता है तो वो कहता है, माँ विंग तो अपना काम ही कर रहा था, ये सब हरकतें करना शुरू मैंने किया, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं, चैंग तुमसे किसने कहा, मैंने तुमसे पूछा जो तुम मुझे बता रहे हो, तुम अपने कमरे में जाओ। चैंग दांत पीसते हुए उस कक्ष से बाहर निकल जाता है। अब उस कक्ष में मैडम यू और विंग थे। मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम मेरी बात कब मानोगे, हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हो, तुम मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं। और विंग को डांटने लग जाती हैं जिससे विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग अपनी आंसू भरी आंखों से कहता है, माँ मैं तो बस। मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं, माँ मैं तो बस क्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अकेले में मुझे अपनी माँ मत कहा करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चाहे मेरे बेटे ने तुम्हें अपना भाई मान लिया और मेरे पति ने तुम्हें अपना बेटा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा से एक अनाथ थे, अनाथ हो और अनाथ ही रहोगे। वो ये कहकर कक्ष से बाहर चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दूसरे क्लैन का दृश्य दिखाया जाता है। ये था लैन क्लैन जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली क्लैन है। लैन क्लैन ऐसा क्लैन है जो सारे क्लैनों पे रूल करता है। लैन क्लैन अगर कोई नियम बनाता है तो उस नियम को सभी क्लैन के लोग मानते हैं और जो आदेश देता है उसे हर कोई मानता है, क्योंकि कोई क्लैन भी इतना शक्तिशाली नहीं है जो लैन क्लैन का विरोध कर सके या उसके खिलाफ जा सके। इसलिए सभी क्लैन लैन क्लैन की हर आज्ञा का पालन करते हैं। लैन क्लैन के जो किंग हैं लैन कुरैन, उनकी दो पत्नियां हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम
लैन ई है, जिसे हम मैडम लैन कहेंगे, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम शिन है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लैन कुरैन के 2 बेटे हैं, जिनमें से उनके बड़े बेटे का नाम ज़ेवुजुन या उनका बर्थ नेम ज़ेवुजुन, और उन्हें सिचैन कह के भी पुकारते हैं। और उनके छोटे बेटे का नाम लैन वांगजी उसका बर्थ नेम, और लांगसन उसका लोकप्रिय नेम है। सिचैन और वांगजी दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन उन दोनों के बीच उन्हें देखकर ऐसे कोई नहीं बता सकता कि वो दोनों सौतेले हैं। उन दोनों के बीच सगे भाइयों की तरह प्यार है। उन दोनों के बीच कभी भी वांगजी और सिचैन के बीच कभी भी किसी पद या क्लैन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा है। लेकिन इसके विपरीत मैडम लैन को ऐसा लगता है कि भविष्य में सिचैन वांगजी का हक मार लेंगे, इसीलिए जो मैडम लैन है वो सिचैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें जियांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जिस पे जो विंग जो कि एक काम कर रहा होता है और जियांग चैंग उसके पास में बैठा होता है, और जियांग चैंग वी से कहता है, विंग तूने माँ से प्रतियोगिता के बारे में बात कर ली है? विंग कहता है, नहीं, मैंने माँ से अभी उस बारे में बात नहीं करी है। जिस पे चैंग कहता है, तो कब करेगा? हमें कल सुबह ही निकलना है विंग, तुझे आज ही माँ से बात करनी होगी। जिस पर विंग कहता है, ठीक है। अब हमें थोड़ी देर बाद मैडम यू के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विंग जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैडम यू कहती हैं, तुम यहाँ पे इस समय क्या कर रहे हो? विंग बताता है कि माँ, मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। मैडम यू पूछती हैं, किस चीज़ की आज्ञा? विंग बताता है, शू क्लैन में एक प्रतियोगिता होने वाली है। जो व्यक्ति उस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर होने की उपाधि दी जाएगी। मैडम यू कहती हैं, तुम किस लिए जाना चाहते हो? विंग कहता है, मैं चैंग के साथ जाना चाहता हूँ। मैडम यू कहती हैं, जब तुम चैंग के साथ एक सेवक की तरह जाना चाहते हो तो तुम्हें पूरे समय चैंग का ध्यान रखना होगा और उसकी हर कार्य में मदद करनी होगी, जिसके लिए विंग सर हाँ में हिला देता है। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें पता है ना चैंग का एक सीक्रेट है, तुम्हें वहाँ पर वेल पहन के जाना है, बिना वेल पहने नहीं जाना है, और तुम्हें वहाँ पे सिर्फ प्रतियोगिता के लिए जाना है और प्रतियोगिता के बाद सीधा घर आना है। तुम जानते हो ना चैंग के बारे में? जिस पे विंग हाँ कर देता है। मैडम यू पूछती हैं, कितना समय लगेगा? विंग बताता है, 1 हफ्ता लगेगा। मैडम यू कहती हैं, ठीक है, और विंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब हमें सीन शिफ्ट होता है और लैन क्लैन का दिखाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जिसने सफ़ेद अटायर पहन रखा था वो क्लैन से बाहर की ओर निकल रहा था। वो व्यक्ति निकल ही रहा था कि उसे ज़ोर की एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, वांगजी। मैंने कहा, रुको वांगजी। वांगजी बात सुन के रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये उसकी माँ थी, जो कि मैडम लैन थी। मैडम लैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, वांगजी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तुम उसको क्यों नहीं मान लेते? वांगजी कहता है, माँ, जो आप मुझे करने के लिए कह रही हैं मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता माँ। मैडम लैन कहती हैं, तुम मेरी बात कब मानोगे? तुम क्यों नहीं समझते? मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। वांगजी इस पर कुछ नहीं कहता। मैडम लैन कहती हैं, तुम हमेशा तो अपनी सारी बातें अपने भाई की मानते हो ना, तो अपने भाई से ये बात सीख लेते। उसने तो अपने लिए अपना ओमेगा ढूंढ लिया है, तुम अपने लिए अपना ओमेगा कब ढूंढोगे? तुम अपने लिए अपना कोई ओमेगा पसंद करो, या फिर जो मैं पसंद करूँगी तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। वांगजी जो कुछ नहीं कहता और वो कहता है, माँ, मुझे निकलना है, और वो मैडम लैन को बो करता है और वहाँ से निकल जाता है। मैडम लैन वांगजी को जाता हुआ देखती हैं और अपने मन में सोचती हैं, वांगजी मेरी बात क्यों नहीं समझता? मैं जो कर रही हूँ उसके अच्छे के लिए कर रही हूँ। अगर वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ देगा तो सब चीज़ पे सिचैन कब्जा कर लेगा। वो क्यों नहीं समझता? अगर सिचैन ने इस क्लैन को हायर दे दिया तो मेरा वांगजी सिर्फ एक दास बन के रह जाएगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं जल्द से जल्द वांगजी की शादी करवाऊंगी, या तो वो खुद किसी को पसंद करे या फिर जो मैं पसंद करूंगी वांगजी को उसी से शादी करनी होगी। ये सोचकर मैडम लैन अपने पास एक दासी को बुलाती हैं और कहती हैं, मुझे मेरे वांगजी के लिए एक ऐसा ओमेगा चाहिए जिसके मुंह में ज़ुबान होते हुए भी वो बेज़ुबान हो।
उसकी अपनी कोई सोच ही ना हो, जिसे जो मैं कहूँ वो आँख बंद करके उस चीज़ को करे। मुझे वांग जी के लिए एक अनाथ ओमेगा चाहिए। अगर ऐसा कोई ओमेगा हो तो मुझे जल्द से जल्द बताओ, सूचित करो मुझे। और दासी कहती है, जी महारानी, ऐसे ओमेगा को मैं जल्द ही ढूंढती हूँ और आपको बताती हूँ। महारानी उसे जाने का इशारा करती हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है, जो कि क्लैन से निकल रहा होता है। वांग जी क्लैन से निकल ही रहा होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे रोक कर कहती है, वांग जी। वांग जी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ के देखता है, ये उसके गागा थे। वांग जी शिचैन को देखकर वो करता है और कहता है, गागा जी, गागा बोलिए। शिचैन वांग जी से कहते हैं, तुम माँ की बात क्यों नहीं मान लेते हो? माँ जिसके लिए कह रही हैं तुम मान क्यों नहीं लेते हो? जिस पे वांग जी कहता है, गागा आप जानते हो ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, गागा शादी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस पे शिचैन उसे शुक्रिया कहते हैं और वांग जी कहता है, भाई आपने हमारी शाओ जी बहुत जल्दी ढूंढ ली। शिचैन इस बात पे शर्मा जाते हैं और एक स्माइल करते हैं और कुछ नहीं कहते। वांग जी ये कहकर कहता है, भाई मुझे प्रतियोगिता के लिए निकलना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और वांग जी ये कह के निकल जाता है। शू क्लैन जो जियांग क्लैन से काफ़ी दूर था, जिस वजह से वींग को वहाँ पे जाने में 2 दिन लग जाते हैं। बीच में वो एक यन में रुकते हैं। विंग और जियांग चेंग दोनों आराम ही कर रहे थे, जिस पे जियांग चेंग कहता है, विंग तुम्हें पता है शू क्लैन में एक मेला भी लगता है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? विंग कहता है, नहीं, माँ ने हमें सिर्फ प्रतियोगिता में जाने के लिए कहा है, हम उसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन जो जियांग चेंग था उसके मन में तो वो कुछ और ही चल रहा था और वो स्माइल करता है और विंग और चेंग दोनों ही निकल जाते हैं। चेंग तो चल सामने रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी और वो विंग से बातें कर रहा था, वो ध्यान नहीं देता। वो चलते चलते एक सामने से एक आते हुए व्यक्ति से टकरा जाता है, जिस कारण चेंग और वो व्यक्ति दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। चैंग जब नीचे गिरता है तो उसका ध्यान उस व्यक्ति पे जाता है जिसने लाल अटायर पहना था। वो एक ओमेगा थी और वो चैंग को बहुत गुस्से में घूर रही थी। वो कहती है, मैंने कहा मेरे पे से हटो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हें मार्ग में चलना नहीं आता? तुम्हें नहीं पता मार्ग पे कैसे चला जाता है? वो ओमेगा जो चैंग को डांट रही थी, लेकिन चैंग जो कि उसी को देख रहा था बिना पल के झपकाए, चैंग की निगाहें उसके लिप्स से हट ही नहीं रही थी। वो ओमेगा चैंग को डांटती है और धक्का देती है। एक दूसरा व्यक्ति जो दौड़ते हुए आता है और चैंग को उस ओमेगा से हटाता है और कहता है, शिजे शिजे आप ठीक तो है ना? वो ओमेगा जो कहती है, हाँ वैनिंग मैं ठीक हूँ। वीन जो चैंग की उठने में मदद करता है और वो देखता है कि जो चैंग है वो अभी भी उसी ओमेगा को देख रहा है बिना कोई पल के झपकाए। विंग उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है, हमें माफ़ कीजिए, हमारा ध्यान कहीं और था, हम देख नहीं पाए, माफ़ करिए, आपको कहीं लगी तो नहीं? वो ओमेगा कहते, गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है। इस समय विंग और चैंग दोनों ने ही वेल पहन रखा था। विंग माफ़ी मांगता है और चैंग चूँकि अभी भी उस ओमेगा को ही देख रहा था। उस ओमेगा का नाम वैन क्वीन था। वैन क्वीन कहती है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, गलती इसकी है। और वो ये कह के गुस्से में चली जाती है। विंग और चैंग दोनों ही शू महल पहुंच जाते हैं। वो वहां पर अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं और उनको वहां से एक कमरे की चाबी दी जाती है, जो कि ओमेगाओं के लिए रखा गया था। वी और चैंग जब उस कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं एक व्यक्ति जो कि सफ़ेद अटायर में था, वो बेड पे बैठा हुआ है। चैंग कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, इस कक्ष में पहले मैं आया हूँ, इसलिए यहाँ मैं रहूँगा। चैंग कहता है, नहीं, ये कमरा ओमेगाओं को दिया गया है, इस कमरे में हम रहेंगे। चैंग और उस व्यक्ति जिसका नाम वांग जी था, दोनों के बीच बहस होनी शुरू हो जाती है। विंग दोनों को मना करता है, पर दोनों ही विंग की बातों को अनसुना करते हैं और दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। वांग जी और जियांग चैंग की आवाज़ें सुनकर बाहर से एक दास आता है और कहता है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? चैंग कहता है, ये कमरा हमें दिया गया है, लेकिन ये व्यक्ति जो कि हमारे कमरे में आ गया है। वांग जी कहता है, पहले इस कमरे में मैं आया हूँ, बाद में तुम लोग आए हो, ये कमरा मेरा है। जिस पे जो चैंग है वो कहता है, नहीं, ये कमरा ओमेगाओं को दिया गया है।
जो वांगजी कहता है नहीं, इस कमरे में पहले मैं आया हूँ तो मैं ही इस कमरे में रहूँगा। चैंग और जियांग चैंग और वांगजी दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। सेवक जो वांगजी से कहते हैं राजकुमार आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ अल्फाओं के लिए कौन सा कमरा रखा गया है। महल का ये भाग ओमेगाओं के लिए रखा गया है। वांगजी जो गुस्से में दांत पीसता है और उस कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय वांगजी कहता है इसने ओमेगा होने का फ़ायदा उठाया है और गुस्से में उस कक्ष से निकल जाता है। इस पार्ट में जो भी प्रतियोगिता दिखाई जाएंगी वो वही प्रतियोगिता होंगी जो अनटेम सीरीज़ में दिखाई गई हैं। पहली प्रतियोगिता तीरंदाजी की और दूसरी शिकार पकड़ने की। जियांग चैंग को जब पता चलता है कि पहली प्रतियोगिता तीरंदाजी की है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है विंग, इसमें तो कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। और ये बात सच थी। विंग जो कि तीरंदाजी में सबसे बेस्ट था, विंग को कोई भी नहीं हरा सकता था और ऐसा होता भी है। विंग जो कि तीर अंदाजी करता है और विंग जो तीरंदाजी करता है, विंग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के सबसे अलग तरीके से करता है और विंग एक बार में सारे निशाने लगा देता है, जिससे जो ये प्रतियोगिता है उसका विजेता विंग होता है। प्रतियोगिता खत्म हो जाने के बाद सब लोग वहाँ पर शाम के समय सब अपनी अपनी कंदीलों पे एक ड्राइंग कर रहे थे, जिस पे जो विंग है वो एक रैबिट का ड्राइंग करता है और जियांग चैंग अपनी तलवार का। विंग के धक्का लगने से जो वांगजी है जो उसके साइड में बैठा था उससे उसकी कंदील फट जाती है। वांगजी जो गुस्से में विंग की ओर देखता है पर विंग जो उदासी में अपनी गर्दन झुका लेता है, जिससे वांगजी उसे कुछ भी नहीं कहता है। ऐसे ही सब लोग अपनी कंदील पे चित्र बनाते हैं और उसके बाद उसे उड़ा देते हैं। फिर सब विश मांग रहे होते हैं। वैन क्वीन जो वो भी अपनी कंदील को उड़ा देती है और फिर वो भी विश मांगती है, पर जो वैन क्वीन है उसे ऐसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो जियांग चैंग था जिसने वेल पहन रखी थी और फिर भी वो वैन क्वीन को घूर रहा था। वैन क्वीन मन में कहती है एक ओमेगा होके दूसरे ओमेगा को ऐसे देख रहा है जैसे मुझे कहा जाएगा, और गुस्से में उसकी तरफ देखती है, जिससे जियांग चैंग अपनी जो नज़र है वो वैन क्वीन से हटा देता है। वी और वांगजी भी अपनी कंदील को उड़ा देते हैं। विंग ने जो कि वेल पहन रखा था, लेकिन वांगजी जो कि फिर भी विंग को बार बार देख रहा था। ऐसे ही वो पहला दिन प्रतियोगिता का बीत जाता है और अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। अगले दिन शिकार पकड़ने की प्रतियोगिता थी। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा शिकार पकड़ेगा वही विजेता होगा। लेकिन ये प्रतियोगिता अकेले नहीं, जोड़ियों में होनी थी। इसमें 2 व्यक्तियों की जोड़ी बननी थी। सब लोग मैदान में आ जाते हैं और जो शुक्लहन के सेवक होते हैं वो सभी को एक एक नंबर देते हैं और कहते हैं ये आज की जो प्रतियोगिता होने वाली है वो जोड़ी में होने वाली है। आप लोगों को जो नंबर दिया गया है आपके जो पार्टनर होंगे उसको भी सेम वही नंबर दिया गया है, तो कृपया करके आप अपने पार्टनर को अपने नंबर से ढूंढिए। जिस पे जो विंग होता है, विंग को 4 नंबर दिया गया था और जियांग चैंग को 7। विंग जो कि 4 नंबर का सबको दिखाते हुए कहता है कि ये आपको मिला है 4 नंबर। विंग जो कि सबको नंबर दिखाता है पर विंग के मैचिंग का नंबर उनमें से किसी के पास भी नहीं था। विंग सामने देखता है जो वांगजी एक जगह बैठा हुआ था, वांगजी के साइड में ही एक नंबर रखा था। विंग उस नंबर को देखता है तो वो नंबर वही था जो विंग ढूंढ रहा था। विंग जाता है वांगजी के पास और उस नंबर को दिखाकर कहता है मेरे पास भी यही नंबर है। वांगजी कहता है ठीक है। दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाते हैं। चैंग जो कि चारों तरफ अपना नंबर लेके घूम रहा था और सबसे पूछ रहा था क्या ये आपके पास यही नंबर है, 7 नंबर आपके पास है। जियांग चैंग सामने की तरफ देखता है कि जो वैन क्वीन थी वो उसे गुस्से में देख रही है। चैंग समझ जाता है कि शायद वैन क्वीन के पास वही नंबर है जो चैंग के पास है। चैंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है जो कि वैन क्वीन को नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चैंग ने इस समय वेल पहन रखा था। और चैंग बहुत खुश होता है और वो वैन क्वीन के पास आके कहता है मेरे पास भी यही नंबर है। वैन क्वीन मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। चैंग जो वी के पास आता है और कहता है विंग तुम अपना ध्यान रखना और ध्यान रखना कि हमारा वेल कभी ना उतरे। विंग भी चैंग को कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना, और वो दोनों भाई एक दूसरे को गले लग के वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। वहाँ पर प्रतियोगिता के नियम बताए जाते हैं कि जो जोड़ी सबसे ज़्यादा शिकार पकड़ेगी वही इस प्रतियोगिता की विजेता होगी। और उन्हें बताया जाता है कि आपके पास समय शाम तक का है, उसके बाद आपके पास जो भी शिकार होंगे उसी से ही आपकी जीत का
बताया जाएगा। सारी जोड़ियों को जंगल में छोड़ दिया जाता है शिकार की प्रतियोगिता के लिए। जियांग चैंग आज बहुत खुश था क्योंकि वो जिसे चाहता था वही इसकी पार्टनर बनी है और वो बहुत खुश होता है। जियांग चैंग जो कि पूरे रास्ते ही वैन क्वीन को देख रहा था और वैन क्वीन चारों तरफ देख रही थी। वैन क्वीन कहती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ पे प्रतियोगिता के लिए आए हो ना, तो उस पर ध्यान दो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? वैन कुछ नहीं करता और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। वैन क्वीन जो कि चारों तरफ देखती है, उसे कोई शिकार नहीं दिखाई देता है। वैन क्वीन चैंग से कहती है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे और हमें कोई शिकार नहीं मिला तो हम प्रतियोगिता हार जाएंगे। चैंग कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जीतने और हारने से? वैन क्वीन कहती है, मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पर जीतने के लिए आई हूँ, हारने के लिए नहीं। हारना मुझे पसंद नहीं है। ये कहकर वो जियांग चैंग को पीछे छोड़कर आगे चली जाती है। जियांग चैंग भागता हुआ उसके पीछे आता है और कहता है, मेरे लिए रुक तो जाओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वैन क्वीन कहती है, मैं जिसे जानती नहीं हूँ मैं उससे दोस्ती नहीं करती हूँ, ना मैं उससे दोस्ती करती हूँ और ना मैं उससे बात करती हूँ। जिस पे चैंग कहता है, लेकिन मुझसे तो बात कर रही हो, क्या तुमने मुझे अपना मान लिया है? ये कह के वो एक स्माइल करता है। वैन क्वीन इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वैन क्वीन कहती है, मेरे पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिस कारण मुझे तुमसे ही बात करनी पड़ रही है। शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाते हैं वांग शेंग का सीन। वांग जी जो विंग के साथ ही चल रहा था। वांग जी कुछ कहना चाहता था, वो विंग को रोक कर कहता है। वांग जी पूछता है, तुम्हारा नाम? विंग। विंग जो कि सोच रहा होता है कि वो क्या बताए। मैडम यू ने उसे अपने बारे में किसी को भी कुछ बताने से मना किया था, लेकिन फिर भी विंग वांग जी को अपना बर्थ नेम वुशन बताता है और विंग भी अब वांग जी से उसका नाम पूछने जा ही रहा था कि उससे पहले वांग जी उसे चुप रहने का इशारा करता है और बताता है कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा जानवर आ रहा है। विंग जब ये सुनता है वो डर जाता है। वांग जी उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसके बाद वांग जी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस जानवर पर हमला करता है। वांग जी उस जानवर से लड़ रहा होता है और आखिरी में वांग जी उस जानवर को मार देता है। विंग जो डर की वजह से ज़मीन पर गिर गया था, वांग जी उसे उठाता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो दोनों ऐसे ही चल रहे होते हैं। ऐसे ही विंग और वांग जी दोनों ही जंगल में अंदर की ओर, बहुत घने जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे शिकार की तलाश में। वी और वांग जी को काफ़ी सारे शिकार मिलते हैं। अब शाम का समय हो चुका था। विंग और वांग जी दोनों ही जंगल से बाहर की ओर आ रहे होते हैं। वी और वांग जी जंगल से बाहर की ओर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जंगल में एक अचानक बहुत तगड़ा तूफान आया है। चारों तरफ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है, जिस कारण जो विंग और वांग जी हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। विंग जो थोड़ा पीछे की ओर रह जाता है और वांग जी जो वुशियान वुशियान कह के चिल्लाता है और कहता है, वुशियान तुम ठीक तो हो? लेकिन विंग जो कि वांग जी से बहुत दूर हो चुका था, जिस कारण विंग को अब वांग जी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। विंग जो पीछे की ओर हो जाता है और विंग को आंधी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस कारण वहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ था जिसकी जो लकड़ी थी वो बहुत नुकीली हो चुकी थी। विंग को दिखाई नहीं देता और विंग उस पेड़ के पे गिर जाता है। वो जो नुकीली लकड़ी निकली हुई थी वो विंग के पैरों में घुस जाती है, जिस कारण विंग की बहुत तेज एक आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर वांग जी भागते हुए विंग की ओर आता है और वो देखता है कि जो विंग है वो नीचे गिरा हुआ है और उसके पैर में एक लकड़ी घुस गई है। वांग जी आता है और कहता है, वुशियान तुम्हें क्या हुआ? और वो देखता है कि विंग के पैरों में से खून निकल रहा है। वांग जी कहता है, वुशियान ये क्या हुआ? वुशियान बताता है कि वो आंधी की वजह से एक लकड़ी पे गिर गया और उसके पैरों में चोट लग गई। वांग जी कहता है, उठने की कोशिश करो, हम लगभग जंगल के बाहर आ चुके हैं, अगर हम महल पहुंच गए तो तुम्हारी इस चोट का इलाज किया जा सकता है। विंग जो बहुत कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पा रहा होता है। वो बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं उठ नहीं पा रहा होता है। तो वांग जी कहता है, वुशियान जो बहुत कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और विंग की रोने वाली आवाज़ निकलने लग जाती है। विंग जो वांग जी से कहता है, आप चले जाइए, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊँगा।
जिस पर वांग जी कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। विंग कहता है मैं नहीं चल पा रहा हूँ, आप चले जाइए, आप इस प्रतियोगिता में हार जाएंगे। वांग जी कहता है जान से बढ़ के कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, और वो विंग को उठा लेता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जिस कारण जंगल में जो मिट्टी थी वो पूरी गीली हो चुकी थी। वांग जी जो विंग को उठाता है, विंग जो अब बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग को उठाता है और जंगल से बाहर की ओर आने की रास्ते में चलता है, पर आंधी इतनी तेज़ थी जिस कारण जो वांग जी था उसको भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसे भी देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आंधी की वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी देखता है कि उसे एक तरफ एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचता है कुछ समय के लिए उसे वहीं पे रुक जाना चाहिए। वांग जी जो विंग को लेके उस गुफा में चला जाता है और विंग को वहाँ पर एक पत्थर पे लिटा देता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें चैंग और वैन क्वीन का सीन दिखाते हैं। बारिश की वजह से वो दोनों भी जंगल में फंस गए थे, लेकिन वो दोनों किसी पेड़ के नीचे ही रुक गए थे। चैंग कहता है वैन क्वीन क्या तुम्हें डर लग रहा है? वैन क्वीन कहती है मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और वो वहीं पे खड़ी होती है, लेकिन अचानक बहुत तेज़ बिजली कड़कती है जिससे वो डर जाती है। और चैंग जो कि उसके पास में ही खड़ा था और उसे पकड़ लेती है। चैंग एक स्माइल करता है। चैंग कहता है मानो या ना मानो लेकिन तुम डर गई। वैन क्वीन गुस्से में चैंग को छोड़ के दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। वैन क्वीन कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक ओमेगा होकर दूसरी ओमेगा से फ्लर्ट करते हो। चैंग इस पे कुछ नहीं कहता और स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगशन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग के पैरों में से उस लकड़ी को निकालता है और वो देखता है कि उस जगह पे एक गहरा जख्म बन चुका है। वांग जी जो कि विंग को वहाँ पर ऐसे लिटा के उस गुफा से बाहर निकल जाता है और वहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढता है और उसे मिल भी जाती हैं। वांग जी फिर दोबारा से गुफा में आता है और वहाँ पे एक पत्थर पे ही उन जड़ी बूटियों को पीसता है और विंग के पैरों में लगा देता है। वो देखता है विंग का जो शरीर था वो विंग को जो शरीर था वो बिल्कुल काँप रहा है और विंग का पूरा शरीर गर्म हो चुका है। वांग जी समझ जाता है कि विंग को फीवर हो चुका है। विंग का पूरा शरीर तप रहा होता है। वांग जी विंग का फोरहेड टच करके देखता है तो विंग का फोरहेड जल रहा था, विंग का पूरा शरीर जल रहा था। वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगर विंग का शरीर ऐसे ही तपता रहा तो विंग की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो विंग के जो आउटर रोप है उन्हें हटा देता है क्योंकि वो पूरे गीले हो चुके होते हैं और विंग के हाथों को रब करने लग जाता है। वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी जिसे वो एक तलिस्मान की सहायता से जलाता है और वांग जी देखता है विंग का जो शरीर था वो अब भी तप रहा होता है। वांग जी को समझ नहीं आता वो क्या करे। वांग जी बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक पत्थर सा पड़ा हुआ था। उस पत्थर में वो बारिश का पानी इकट्ठा करता है और गुफा में आता है और अपने हानफू में से एक टुकड़ा फाड़ता है और वो विंग के माथे पे पट्टी रखना शुरू कर देता है। वांग जी देखता है जो विंग का हानफू था वो पूरा गीला हो चुका है। वांग जी विंग का अपर हानफू जो होता है वो उतार देता है और वो अपना भी उतार देता है क्योंकि वो पूरा गीला हो चुका था और विंग के माथे पे पट्टियाँ रखता है और विंग के हाथ को भी रब करता है। वो देखता है कि जो विंग है उसको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। वांग जी जो विंग का वेल हटाने की कोशिश करता है, मतलब उसका वेल हटाना चाह रहा होता है, जिस पे विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरा वेल मत हटाइए। ऐसे कह के विंग चुप हो जाता है। वांग जी उसके बाद उसका वेल नहीं हटाता है और विंग के हाथ पैरों को रब करता है जिससे विंग को थोड़ा ठीक लगता है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है। वांग जी अब चेक करता है तो विंग का बुखार उतर चुका था। वांग जी वहीं पर अब विंग को हक करके लेट जाता है। वांग जी जो कि सोया नहीं था वो देखता है कि आज उसने पहली बार किसी ओमेगा को इतनी पास से देखा है जिसका उसने चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो उसे कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है। वांग जी जो विंग के चेहरे में गुम हो जाता है। माना कि उसने विंग का पूरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन विंग का फोरहेड और नोज़ यही देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और वांग जी विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि सो चुका होता है। वांग जी विंग को देखता है कि वो कितना कमज़ोर सा ओमेगा है। पहली बार वांग जी ने किसी ओमेगा को इतनी पास से देखा था। वांग जी विंग की धड़कनों को महसूस करता है और वांग जी
बस विंग को देखता रहता है। और वांग जी विंग की जो खुशबू थी, जो कि लोटस की थी, उसे इनहेल करता है तो वांग जी एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और पूरी रात वांग जी विंग को देखते हुए बिता देता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। जो वांग जी है वो वहीं पूरी रात विंग को देखते देखते ही उसे पता नहीं चलता उसकी कब आंख लग जाती है। विंग जो उठता है वो देखता है कि उसके शरीर पे किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ रखा हुआ है। विंग समझ नहीं पाता कि कौन है। विंग थोड़ा मुड़ के देखता है तो वो वांग जी था जिसने विंग को हक कर रखा है। विंग उसे देखता है। विंग भी उसके खूबसूरत चेहरे में गुम हो जाता है और विंग कहता है, ये अल्फ़ा कितना सुंदर है, मैंने पहले कभी ऐसा अल्फ़ा नहीं देखा। और वो भी विंग की वांग जी की जो सैंडलवुड की फ्रेगनेंस थी उसे इनहेल करता है और विंग कहता है, कितना सुंदर अल्फ़ा है। विंग ये सब बातें जो अपने मन में ही कर रहा था, वो देखता है कि वो जो अल्फ़ा है अब उसकी आंखें खुल रही हैं। विंग जो कि सोने का दिखावा करता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अल्फ़ा उठता है और विंग के फोरहेड पे टच करता है और वो देखता है कि विंग का जो बुखार है वो पूरी तरीके से उतर चुका है और वो विंग को उठाने की कोशिश करता है। विंग भी अपनी आंखें खोल लेता है। वांग जी वुशियन से कहता है कि अब तुम ठीक हो, जिस पे जो वुशियन वो कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, अब बारिश रुक चुकी है तो हमें महल की ओर चलना चाहिए, जिस पे विंग कहता है ठीक है। विंग उठता है और चलने की कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। वांग जी ये चीज़ देख लेता है और वो आता है और विंग को उठा लेता है। वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया था। विंग ये देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो दोनों उस गुफ़ा से निकल जाते हैं। जब वो उस गुफ़ा से निकलते हैं उन्हें रास्ते में चैंग और वैन क्वीन भी मिलते हैं। वो दोनों भी जंगल में फंस चुके थे और वो जब चैंग विंग को देखता है कि उसे किसी अल्फ़ा ने उठा रखा है तो चैंग भागते हुए विंग के पास आता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस आंधी की वजह से गिर गया था इसलिए मेरे पैर में चोट लग गई है। चैंग होता है वो विंग को वांग जी की हाथों में से अपनी गोद में ले लेता है और उसे लेकर चले जाता है और विंग, वैन क्वीन और चैंग तीनों चले जाते हैं। वांग जी जो उनके पीछे आ रहा होता है वहाँ पे जाकर वांग जी अपने शिकार दिखाता है, जिससे जो विजेता दूसरी प्रतियोगिता के भी विजेता विंग की ही जोड़ी होती है। विंग और वांग जी ने सबसे ज़्यादा शिकार पकड़े थे, इसलिए इस प्रतियोगिता की विजेता दोनों वी और वांग जी दोनों होते हैं। दोनों को उपाधि दी जाती है। हेलो गाइस, ये मेरा पहला एफएफ है। आई होप आपको ये पसंद आए और जो मुझसे गलती हुई प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।